एक ऐसा भारतीय परिवार जिसके सामने धन उधार लेने के लिए सिर झुकाते थे अंग्रेज व बादशाह। जी हाँ, यह सच है। हो सकता है कि ये लाइनें सुनकर आपको हैरानी हो, मगर यह सच है कि हमारे देश में एक ऐसा परिवार जिससे अंग्रेज और बादशाह भी उधार लिया करते थे धन। वो नाम है जगत सेठ घराना। घराना किसे कहते? पुराने समय में घराना परिवार को कहते थे। चलिए हम लोग बात करते हैं और बताते पूरी कहानी जगत सेठ घराने की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत सोने की चिड़िया था। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा देश संपन्न था। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत से राजाओं के नाम हमारे सामने होते हैं, मगर बहुत से राजा, महाराजा या प्रभावशाली व्यक्ति भी हैं जिन्हें हमारे देश के इतिहास में जगह नहीं मिली, या फिर महसूस नहीं किया गया कि उन्हें इतिहास में जगह दी जाए। अगर उन्हें चंद किताबों में जगह तो दी गई, जहाँ से हमने इस वीडियो को तैयार किया और आपके सामने लेकर आए। यह एक ऐसे घराने की कहानी है जिसकी शुरुआत 1700 में ब्रिटिश काल में हुई, जो सबसे अमीर घराना था, जिसका नाम था जगत सेठ घराना। इस परिवार के सदस्यों की अमीरी की अगर बात की जाए तो दुनिया को अपने सामने झुकाने वाले ब्रिटिश सरकार और अपना राज्य चलाने वाले बादशाह भी इनके सामने झुकते थे और धन उधार लिया करते थे। आइए हम लोग बात करते हैं, समझाते इसकी पूरी कहानी के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी है बंगाल के मुर्शिदाबाद के जगत सेठ की, जिनको जगत सेठ और मुर्शिदाबाद भी कहा जाता है। उन्होंने हमारे देश में पैसों के लेन देन या टैक्स वसूली आदि मामलों को काफ़ी सरल बनाया था। इनके पास इतना धन दौलत थी कि इनके रुतबे के सामने मुगल सल्तनत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट लेन देन होता था। अब सवाल उठता है कि आखिर ये जगत सेठ थे कौन? तो भले ही वर्तमान समय में हम लोग बात करें, बंगाल में सिर्फ मुर्शिदाबाद शहर गुमनामियों में जी रहा है, लेकिन जिसके चर्चे दूर दूर तक थे और हर शख्स इस जगह से और जगत सेठ के नाम से इसे जानता था। जगत सेठ अर्थात जिनको हम लोग कह सकते हैं बैंकर ऑफ द वर्ल्ड, असल में एक ऐसा टाइटल है जो कि 1723 में फतेह चंद को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था। उसके बाद से ये पूरा घराना जगत सेठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सेठ मानिक चंद इस घराने के संस्थापक थे और यह घराना उस वक्त का सबसे धनवान बैंकर माना जाता है, यानी कि पैसों के लेन देन के मामले में सबसे अमीर घराना माना जाता है। चलिए आगे हम और बात करते हैं कि इनकी जो बिजनेस रिलेशंस थे वो बादशाह और अंग्रेजों से भी बने हुए थे। इसके बाद जब माणिक चंद ने अपने पिता का बिजनेस संभाला तो क्या हुआ? माणिक चंद ने अपने पिता के द्वारा दिए गए बिजनेस को काफ़ी फैलाया और काफ़ी उन्होंने उसको बढ़ाया, विस्तार किया, बिजनेस शुरू किया। साथ ही ब्याज पर पैसे देने का भी इन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। इसके अलावा बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खान के साथ उनकी मित्रता हो गई। उसके बाद उन्होंने पूरे बंगाल के पैसे और टैक्स को संभालना भी शुरू कर दिया और अब उनका परिवार बंगाल के मुर्शिदाबाद में रहने लगा। इनका काम चलता रहा और इनका जो ऑफिस था मुर्शिदाबाद में स्थित था। उसके बाद यह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी लेन देन करने लगे, जैसे कि सर्राफा की खरीद व बिक्री करने इत्यादि का भी लेन देन करते थे। वहीं रॉबर्ट ऑर्म ने भी उनके बारे में लिखा कि यह एकमात्र हिंदू घराना मुगल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा धनवान था, जिसके प्रभाव में बंगाल की सरकार भी थी। अगर इस घराने की अगर हम तुलना करें तो उन्होंने इसकी तुलना बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी की थी। बंगाल सरकार के लिए उन्होंने बहुत ऐसे विशेष काम भी किए जो 18वीं शताब्दी में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अंग्रेजी सरकार हेतु किए थे। इनकी आय भी कई स्रोतों से होती थी। ये राजस्व कर भी लिया करते थे और नवाब के कोषाध्यक्ष के तौर पर भी कार्य करते थे। इनके माध्यम से जमींदार भी अपने टैक्स का भुगतान किया करते थे। साथ ही यह घराना सिक्के बनाने का काम भी किया करता था। अब बात आती है कि कितने धनवान रहे होंगे जगत सेठ। तो मैं आपको बता दूं कि जगत सेठ का रुतबा आप ऐसे देख सकते हैं कि जिसके सामने जिनसे पैसे लेने के लिए अंग्रेज और जो नवाब या मुगल साम्राज्य के राजा थे
या मुगल साम्राज्य के जो लोग थे वो उनसे पैसे उधार लेने आया करते थे, तो आप लगा सकते हैं कि उनका रुतबा क्या होगा। उनके पास 2000 सैनिकों की खुद की सेना थी। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में जितना भी राजस्व आता था वह इन्हीं के माध्यम से आता था। तो अब आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि जगत सेठ के पास कितना सोना, चांदी और पन्ना था। हाँ, उस समय एक कहावत थी, लोग कहा करते थे कि अगर जगत सेठ चाहे तो सोने या चांदी की दीवार बनवाकर गंगा को भी रोक सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने धनवान रहे होंगे। बताया जाता है कि उनकी संपत्ति 10 अरब पाउंड की रही होगी, जो आज के समय में करीब 1000 बिलियन पाउंड होगी। अंग्रेजी काल के अगर दस्तावेजों से जानकारी मिलती है, उस पर हम विश्वास करें तो इंग्लैंड के सारे बैंक अगर मिला लिए जाएं तो उनकी अपेक्षा जगत सेठ के पास उससे भी कहीं ज़्यादा धन था। अगर 1720 के दशक की अगर हम बात करें तो पूरी अंग्रेजी अर्थव्यवस्था भी जगत सेठों की संपत्ति के आगे छोटी पड़ती थी। जितना अंग्रेजों की पूरे अर्थव्यवस्था थी उतने से ज़्यादा जगत सेठ की संपत्ति थी। इस बात की पुष्टि के लिए हम लोग बता दें कि अविभाजित बंगाल की पूरी जमीन का करीब आधा हिस्सा उन्हीं का था। यानी वर्तमान समय के असम, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को भी मिला लिया जाए तो उनमें से आधे स्थान पर उन्हीं का मालिकाना हक था। अब बात याद है, जब ये घराना इतना अमीर था, इतना प्रभावशाली था, इतना रुतबेदार था, तो आखिर हुआ क्या इस परिवार का, इस घराने का। तो मैं आपको बता दूं कि 1744 में इस घराने को फतेह चंद के बाद उनके पोते मेहताब राय ने संभाला और वे बने एक नए जगत सेठ। उस वक्त बंगाल में अलीवर्दी खान के समय में उनका व उनके चचेरे भाई महाराज स्वरूप चंद का काफ़ी रुतबा था। हालांकि अलीवर्दी के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला ने उन्हें अलग कर दिया था। सिराजुद्दौला ने युद्ध के खर्चे तो जगत सेठ से 3 करोड़ रुपए मांगे। 1750 के समय यह रकम तो बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी रकम देने से उन्होंने मना कर दिया। इस पर सिराजुद्दौला ने उन्हें जोरदार थप्पड़ लगा दिया। इस घटना के बाद जगत सेठ को अपनी धन संपत्ति की सुरक्षा की फिक्र होने लगी और उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए बंगाल के अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र बनाया, जिससे उनका उद्देश्य था कि सिराजुद्दौला को नवाब की गद्दी से हटवाना। और इस काम को अंजाम देने के लिए जगत सेठ ने 1757 की प्लासी की लड़ाई के वक्त ब्रिटिशर्स को फंड दिया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लासी की लड़ाई के बारे में, तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स को पैसा जो युद्ध लड़ने के लिए दिया था वो जगत सेठ ने दिया था, और इसलिए दिया था सिराजुद्दौला से अपने अपमान का बदला लेने के लिए। उसमें रॉबर्ट क्लाइव की 3000 सैनिकों की सेना द्वारा नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 की सेना को हरा दिया गया। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद जब सिराजुद्दौला मारा गया तो मीर जाफर को नवाब बनाया गया, जिसकी सत्ता में मेहताब राय का दबदबा बना रहा। परंतु मीर जाफर के उत्तराधिकारी, जिनका नाम था मीर कासिम, उनको लगता था कि मेहताब राय राजद्रोही है। फिर सन 1764 में बक्सर की लड़ाई में कुछ समय पूर्व मीर कासिम ने जगत सेठ, मेहताब राय व उनके चचेरे भाई महाराज स्वरूप चंद को राजद्रोह का आरोप लगाकर बंदी बनाने का हुक्म दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें गोली भी मार दी गई थी, लेकिन जब उन्हें गोली मारी गई तो बताया जाता कि वो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति थे। अब गायब है इस घराने के वंशज। सवाल उठता है कि इस घराने के वंशज अब गायब क्यों हैं। माधवराय तथा महाराज स्वरूपचंद के निधन के पश्चात इस घराने का पूरा साम्राज्य पतन में जाने लगा, अर्थात इस जो साम्राज्य था वो खत्म होने के कगार पर था। उन्होंने अपनी अधिकांश जमीन पर से अधिकार गंवा दिया था। उनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पैसे उधार लिए थे वो वापस नहीं किए। फिर बंगाल की बैंकिंग अर्थव्यवस्था व पूरी सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गई और सन 1857 की लड़ाई उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। अब अगर हम बात करें तो 1900 में जगत सेठ घराना ऐसा लगता है जैसे मानो गायब हो गया। मुगल वंशजों की तरह उनके वंशज भी अब कहाँ हैं कोई नहीं जानता। प्लासी की लड़ाई के बाद जो अंग्रेजी साम्राज्य कायम हुआ उसे खत्म होने में फिर 200 वर्षों से भी अधिक समय लगा। हालांकि अपने अपमान का बदला लेने के लिए जगत सेठ घराने ने प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जो मदद की थी, शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है
वो गलत थी, और अंग्रेजों ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए 200 वर्षों तक हमारे देश पर शासन किया, और जगत घराना जो था वो नष्ट हो गया। तो आपको कैसे लगी ये जानकारी? वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।